हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूनिट 6 मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें, ये जो यूनिट है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है। पहला है डिज़ाइन प्रिंसिपल, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉप डाउन डिज़ाइन एंड बॉटम अप डिज़ाइन। दो तरीके के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ेंगे एंड उसके बाद मॉड्यूलरिटी है। मॉड्यूलरिटी में क्या पढ़ना है हमें, गोल ऑफ डिज़ाइन, यानी कि जो डिज़ाइन करते हैं उसका गोल क्या है, कपलिंग एंड कोहेजन। बस ये 5 टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि नो द मीनिंग ऑफ डिज़ाइन, यानी कि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन क्या होता है। उसके बाद लर्न द प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन डिज़ाइन एंड बॉटम अप डिज़ाइन। उसके बाद टॉप डाउन डिज़ाइन का क्या प्रोसेस है, यानी कि जब हम कोई डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि जब कभी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो सिस्टम डिज़ाइन में हम 2 प्रिंसिपल को लगाते हैं, या तो टॉप डाउन प्रिंसिपल या बॉटम अप। तो जो टॉप डाउन डिज़ाइन प्रिंसिपल होता है यह क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, बॉटम अप क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, ये हम इसमें समझेंगे। उसके बाद लर्न द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्ट्रक्चर चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गोल्स ऑफ डिज़ाइन, यानी कि जब डिज़ाइन होता है तो डिज़ाइन किस पर्पज़ से होता है। अब देखते होंगे कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तो ब्लूप्रिंट तैयार क्यों होता है, आखिर उसका कारण क्या है, उसका बिल्डिंग बनना शुरू होती है। अच्छा, एक और बात कि जब बिल्डिंग बनती है तो क्या कह सकते हैं हम, उसमें कौन सा प्रिंसिपल लगता है, टॉप डाउन कि बॉटम अप। उसमें हम बॉटम अप प्रिंसिपल लगाते हैं कि पहले नीचे से बिल्डिंग बनना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन 5 टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड अप्लाई देम इन प्रोग्राम, यानी कपलिंग क्या होता है, कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कपलिंग है उसमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट बिटवीन 7 टाइप्स ऑफ कोहेजन, यानी कि कोहेजन क्या होता है और कोहेजन कितने प्रकार के होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, यानी कि उनके जो टाइप्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेज है। तो ये बस यही हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें पूरा करना है। यानी कि इस चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो इतनी बातें हम समझ जाएंगे कि कपलिंग क्या होगा, कोहेजन क्या होगा, डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होता है, डिज़ाइन प्रिंसिपल कैसे हम लगाते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट क्या से हम ड्रॉ करते हैं, क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है कि डिज़ाइन ब्रिज द गैप बिटवीन स्पेसिफिकेशन एंड कोडिंग। डिज़ाइन करता क्या है, तो आपको पता होगा SDLC जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो SDLC यूज करते हैं लाइफ साइकिल, उसमें जो डिज़ाइन पार्ट होता है वह कोडिंग से पहले होता है, वह कोडिंग से पहले होता है। कोडिंग करने के बाद हम डिज़ाइन करते हैं, लेकिन डिज़ाइन से पहले क्या करते हैं हम, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। लेकिन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड कोडिंग के बीच में क्या डिज़ाइन आता है। पहले हम जो सिस्टम बनाना है उसके बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, उस सारे रिक्वायरमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिकेशन हम डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ाइन हम कोड करते हैं। ठीक है, SDLC में हर एक नेक्स्ट स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप से इनपुट लेता है। ठीक है, एंड प्रीवियस स्टेप जो है अपने नेक्स्ट स्टेप को आउटपुट देता है। ठीक है ना, यानी कि वो आउटपुट देता है, इनपुट के फॉर्म में देता है, कहने का मतलब। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन हम तो कर लेंगे, अब डिज़ाइन कर लेंगे तो जो डिज़ाइनिंग होगा या कोडिंग के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। यानी कि इसी डिज़ाइन के बेस पे क्या करेंगे, हम कोडिंग करेंगे। आगे क्या कहता है कि द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम इज करेक्ट if the system is built according to the design that satisfy the requirement of the system। यानी किसी भी सिस्टम का डिज़ाइन तभी सही कहा जाएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए, यानी कि सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किया गया है। जैसा कि SDLC में आप पढ़े होंगे, पहले क्या होता है, प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर, यानी कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। अब रिक्वायरमेंट हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या डिज़ाइन करते हैं।
तो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमने स्पेसिफाई किया है उसी के बेस पर अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा डिज़ाइनिंग बढ़िया है, नहीं तो हमारा डिज़ाइनिंग बढ़िया नहीं है। ठीक है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि डिज़ाइनिंग सही तभी होगा जब वह उसके अनुसार बनेगा जो कि उससे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किया गया है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी नाम में ही पता चल रहा है कि यह वेरीफाई करने से रिलेटेड है। क्या करने से? वेरीफाई करने से रिलेटेड है, यानी कि अगर हम सही तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। यानी कि जो डिज़ाइन हमने किया है उस डिज़ाइन को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर आवर डिज़ाइन इज़ गुड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और नॉट। यानी कि हमारा डिज़ाइन अच्छा है, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अनुसार है या नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या कहता है कि इट इज़ कंसर्न विथ हाउ इजली एंड करेक्टनेस ऑफ डिज़ाइन कैन बी आर्ग्यूड। यानी कि अगर सिस्टम के डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे उसको हम आसानी से करेक्ट कर सके। ठीक है, वेरीफाई करने के टाइम में। ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी क्या कहता है? नाम में पता है कि ट्रेस किया जा सके। क्या कहता है? इट हेल्प्स इन डिज़ाइन वेरिफिकेशन। इट रिक्वायर्स दैट ऑल डिज़ाइन मस्ट बी ट्रेसेबल टू द रिक्वायरमेंट। यानी कि यह वेरिफिकेशन में हेल्प करता है। ट्रेसेबिलिटी जो है वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि जब हम सिस्टम को वेरीफाई करेंगे तो उसमें हेल्प करेगा कि हम जो वेरीफाई कर रहे हैं वह वेरीफाई किसके बेस पे कर रहे हैं, यानी कि हम उस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, उस चीज़ को हम ट्रेस कर सकते हैं कि जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड जो किया हमने उसके अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब हो गया कि जो हम डिज़ाइन करेंगे, किसी भी सिस्टम का हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का हो, वो डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसे हमें आधा अधूरा डिज़ाइन करके छोड़ देना है। ठीक है ना, डिज़ाइन जो हो कंप्लीट होना चाहिए। क्या कहता है? द सॉफ्टवेयर मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर एक पहलुओं में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा कि इस डिज़ाइन हमारा माना जाएगा सही है। उसका बाद कंसिस्टेंसी, यानी कि जो डिज़ाइन हम करेंगे वो डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि इट रिक्वायर्स दैट देयर आर नो इनहेरेंट इनकंसिस्टेंसीज विद इन द सिस्टम। यानी कि ऐसा ना हो कि सिस्टम में कोई गलती हो गई हो, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम कहने का मतलब जो कि कहीं से ड्राइव होके आ गया हो। ठीक है ना, कहीं से ड्राइव होके आ गया हो, ये नहीं होना चाहिए सिस्टम में। ठीक है ना, तो ये मेंटेन करना है डिज़ाइनिंग के टाइम में। इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ कंसर्न विथ प्रॉपर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज बाय द सिस्टम। यानी कि जो डिज़ाइन हमने किया है और जो हमने रिक्वायरमेंट गैदर किया है, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया है, रिक्वायरमेंट गैदर किया है, हर एक रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, हमारा डिज़ाइन सही नहीं है। ठीक है ना, तो डिज़ाइन का मतलब है कि इफिशिएंट होना चाहिए, हर एक रिसोर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। सिंप्लिसिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए डिज़ाइनिंग में। जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे वह सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूजर को समझ में ही ना आए कि कैसे डिज़ाइन कर दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई इंटरफेस ही डिज़ाइन करते हैं एक, ठीक है, तो इंटरफेस अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमें उस इंटरफेस को देखकर लगना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ये पता चल जाना चाहिए हमें। ये क्या कहता है कि इट इज़ रिलेटेड टू सिंपल डिज़ाइन सो दैट यूजर कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड यूज इट। ठीक है, सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए ताकि यूजर उसका आसानी से समझ सके और यूज कर सके। सिंपल डिज़ाइन आर इजी टू मेंटेन इन लॉन्ग रन और थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। और डिज़ाइन सिंपल होगा तो इसका मेंटेनेंस भी क्या होगा, काफ़ी बढ़िया होगा और थ्रू आउट द सिस्टम इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल का। डिज़ाइन प्रिंसिपल जैसा कि हमने देखा दो तरीके के होते हैं, हमने शुरू में ही देखा है। डिज़ाइन प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं, एक टॉप डाउन डिज़ाइन होता है और एक
बॉटम अप डिजाइन होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या कहता है डिजाइन प्रिंसिपल। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल दैट कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल आर मीन्स टू इफेक्टिव हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ डिजाइन। अब प्रिंसिपल का क्या काम है? किसी भी प्रिंसिपल का काम होता है कि उस सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करे। तो यहाँ भी वही है कि दिस प्रिंसिपल्स आर मीन टू इफेक्टिवली हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन। यानी कि डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है, जो सिस्टम को हमें डिज़ाइन करना है, जिस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो हमें उसका एक क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस पता होना चाहिए। मान लेते हैं हम कोई सिस्टम डिज़ाइन कर लें, कैसे डिज़ाइन करें, हाउ टू डिज़ाइन, तो इसका एक प्रोसेस पता होना चाहिए। इसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या करता है ना कि मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और मतलब कि आसानी से डिज़ाइनिंग हम कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों ना हो। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फिर भी अगर हम डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, उसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, हम डिज़ाइन को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि मतलब कि कितना भी हाइट क्यों ना हो बिल्डिंग का, अगर हम एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम टॉप पे पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही कितना भी कॉम्प्लेक्स मतलब कि यहाँ सिस्टम होगा, हम उसके डिज़ाइन को कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रोसेस को अडॉप्ट कर गया था। कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, हम एक प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहता है दिस प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ दिए गए हैं। पहला है प्रॉब्लम पार्टीशनिंग। देखिए ये सबसे बेहतर तरीका है कि अगर आपके पास कोई बड़ी समस्या है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो पहले क्या कीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे हमें एक बहुत बड़ा सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो क्या करेंगे, हम पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे और हम एक एक पार्ट पे वर्क करेंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि आप BCA कर रहे हैं। अब BCA कर रहे हैं तो BCA 3 साल का कोर्स करना एक बड़ी अचीवमेंट्स है, ठीक है ना। लेकिन आप BCA करते हैं तो क्या करते हैं, अब देखिए इतना हार्ड कोर्स है, चाहे BCA हो जाए, चाहे MBA हो जाए, चाहे BBA हो जाए, चाहे आपका MBBS हो जाए, कोई भी कोर्स कितना हार्ड है। तो इसको क्या किया गया है, अलग अलग सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। अब हमें क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक सेमेस्टर ही तो कंप्लीट करना है। सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए उसमें जो यूनिट्स दिया गया है, यानी कि उस सेमेस्टर में जो हमारे पास सब्जेक्ट है, जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। अब उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो यूनिट्स दिया गया उसको कंप्लीट कर देना है। तो बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना। और यही एक यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, यानी कि जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। आप देखते हो घर में भी जो कोई बड़ा अगर क्या बोलते हैं इवेंट वगैरह होता है, जैसे शादी हो रही है, बड़ा कोई पूजा हो रहा है, तो क्या करते हैं, अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग व्यक्ति को हायर करते हैं, अलग अलग व्यक्ति को रख देते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। यानी कि एक बड़ा सिस्टम को अचीव करने के लिए, बनाने के लिए, एक बड़े कॉम्प्लेक्स एक्शन को एक्म्प्लिश्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, पार्टीशन करते हैं। तो ये पार्टीशनिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड का यूज करते हैं, जिसमें डिवाइड कॉन्क्योर मेथड का मतलब होता है कि आप सुने होंगे कि इंडिया पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल मेथड का यूज किया था। यानी कि लोगों को डिवाइड कर दो तो उस पर रूल कर सकते। कम्युनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो रूल नहीं कर पाएंगे। वही यहाँ पे है कि अगर प्रॉब्लम को हम डिवाइड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिवाइड कर देना है, देन कॉन्क्योर करना है, ठीक है। डिवाइड करना यानी कि उसको बांट दो और देन उसको जीत लो, ठीक है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इट इज, ये भी एक प्रकार का आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये क्या कहता है, इट इज एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ डिजाइन प्रोसेस एंड इज एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, ठीक है। यह क्या है, डिज़ाइन प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड इसेंशियल फॉर प्रॉब्लम पार्टीशनिंग, और यह इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम पार्टीशनिंग के लिए। प्रॉब्लम को पार्टीशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्शन इज अ टूल दैट परमिट द डिजाइनर टू कंसीडर अ कंपोनेंट एट द एब्स्ट्रैक्ट लेवल। यानी कि यह एक ऐसा टूल है जो डिजाइनर को यह हेल्प
करता है, डिजाइनर को यह बताता है कि वह किसी भी कंपोनेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक ले जाया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे एब्स्ट्रैक्ट लेवल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि कोई कार है, अब कार में जैसे कि आप चाबी लगाते हैं, कार स्टार्ट हो गया, आप ड्राइव करते हैं, लेकिन चाबी लगाने के साथ कार जो स्टार्ट हो जाता है सेल्फ देने से या फिर चाबी लगाने से, तो कैसे स्टार्ट होता है, उसका इंजन कैसे काम करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। बस हमें इसका जो आउटर नॉलेज है, यानी कि कार में चाबी लगाया, कार स्टार्ट हो गया, हमें इससे मतलब होता है। इसके अलावा हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है कार कैसे, इंजन मतलब कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना। तो जो ये नॉलेज है, जो आउटर नॉलेज हो गया, इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल का नॉलेज बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या, यहाँ पे एक टूल है दैट परमिट्स डिजाइनर टू कंसीडर द कंपोनेंट्स एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल, यानी कि एक ऐसा टूल है जो कि डिजाइनर को यह बताता है, यह अनुमति देता है कि वह कंपोनेंट को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे समझ सकता है विदाउट वरिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इससे कोई मतलब नहीं है, बस एब्स्ट्रैक्शन को समझना है। एब्स्ट्रैक्शन इज नेसेसरी व्हेन द प्रॉब्लम इज डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो दैट वन कैन प्रोसीड विद वन डिजाइन प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया जाए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, तो उसका भी तो कुछ एक आउटर व्यू होगा। ठीक है ना, जो कि एब्स्ट्रैक्शन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आखिर कहने का मतलब है कि जो छोटा पार्ट्स हमने प्रॉब्लम को ब्रेक किया छोटे पार्ट्स में, उसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी फंक्शनल और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक फंक्शनल भी हो सकता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यानी कि दो तरीके के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। इन फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन वी स्पेसिफाई द मॉड्यूल बाय फंक्शन इट परफॉर्म। देखिए फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि वी स्पेसिफाई द मॉड्यूल्स, हम मॉड्यूल्स को स्पेसिफाई करते हैं उसके फंक्शंस के बेस पे। ठीक है, जैसा वो फंक्शन करता है मॉड्यूल, उसके बेस पे क्या करते हैं, मॉड्यूल को स्पेसिफाई करते हैं। एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डेटा इज हिडन बिहाइंड द फंक्शन। डेटा जो है वह फंक्शन या ऑपरेशन के पीछे में छिपा हुआ होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म द बेसिस फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है यह OOD यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पढ़ा हमने, क्या प्रिंसिपल पढ़ा, एक प्रॉब्लम पार्टीशनिंग पढ़ा और इसी का सपोर्टिव प्रिंसिपल कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा कुछ कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये मेन हमारा जो प्रिंसिपल है वो है टॉप डाउन डिज़ाइन। यह क्या कहता है, देखिए दिस अप्रोच, यह एक अप्रोच है, कह सकते हैं प्रिंसिपल है, यह एक अप्रोच है जिसको हम डिजाइनिंग में लगाते हैं, सिस्टम को डिजाइन करने में। कहता क्या है कि दिस अप्रोच starts by identifying major components of the system and composing them into their own subordinate level components and interacting until the desired level of details is achieved। मतलब क्या हो गया कि दिस अप्रोच स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई मेजर कंपोनेंट्स, यानी कि यह जो अप्रोच है यह स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यह मेजर कंपोनेंट्स होता है। यानी कि जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उस सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, पहले हम उसको डिज़ाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है। सिस्टम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हम उसको डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उस कंपोनेंट्स को हम छोटे छोटे अलग अलग लेवल में डिवाइड करते हैं। फिर जो छोटा छोटा लेवल आता है वह फिर अलग अलग लेवल में डिवाइड होता है, फिर जो छोटा लेवल आएगा वह अलग लेवल में डिवाइड होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यह मान लीजिए एक मेजर कंपोनेंट है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये एक अलग कंपोनेंट हो जाएगा और ये एक अलग कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये भी एक बड़ा कंपोनेंट, तो इसको फिर अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, यह एक कंपोनेंट हो जाएगा, यह एक कंपोनेंट हो जाएगा। फिर इसको भी अगर इसमें भी अगर है मान लीजिए तो इसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और जरूरत नहीं कि दो ही है, तीन ही हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है ना। सेम लेवल का अगर है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। अगर फर्दर इसको डिवाइड किया जा सकता है तो डिवाइड करेंगे तो इतना पे डिजाइन कर देंगे। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम स्टार्टिंग मेजर कंपोनेंट्स करते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको यहाँ। ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, टॉप डाउन डिजाइन मेथड्स ऑफन रिजल्ट इन सम फॉर्म ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। यानी कि टॉप डाउन अप्रोच जो है यह क्या कहता है कि स्टेप वाइज होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन इन ईच स्टेप। हर एक स्टेप में एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन उसका
होता है। द डिज़ाइन क्या कहता है, द डिज़ाइन इज रिफाइंड टू मोर कंक्रीट लेवल अंटिल वी रीच अ लेवल वेयर नो मोर रिफाइनमेंट इज रिक्वायर्ड। यानी कि इस डिज़ाइन को हम तब तक ब्रेक करते हैं, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स को तब तक हम सब कंपोनेंट्स में 100 लेवल पर ब्रेक करते चलते हैं जब तक वह फाइनल नहीं हो जाए और उसके आगे कोई सब मतलब कि कोई सब डिवीज़न पॉसिबल ना रहे, ठीक है, तब तक। तो ये हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना है, टॉप डाउन में हम मेजर कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे देखिए, एग्जांपल है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर है, ठीक ना। जो एग्जांपल यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर है, ये यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसको क्या किया गया है देखिए, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया गया। डेटा एंट्री में ब्रेक किया गया, क्वेरीज में है, प्रोसेसिंग में, रिपोर्ट में एंड क्विट में, ये है। उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखिए, जो यहाँ पे 5 लिया गया है, 1 2 3 4 5, इसको फिर से फर्दर डेटा एंट्री को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स मेंबर, फैकल्टी मेंबर, प्रोसेसिंग किया गया है, इशू, रिटर्न एंड फाइन कैलकुलेशन, यानी इसको 3 पार्ट में किया गया है। तो इस तरीके का ये जो डिज़ाइनिंग हो रहा है ना, ये डिज़ाइनिंग आपका एक टॉप हो गया, उसके बाद उसका पार्ट हो गया, फिर उसके पार्ट्स हो गया, यानी कि अलग अलग लेवल में यह डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉटम अप अप्रोच। देखिए बॉटम अप अप्रोच का बेस्ट एग्जांपल है कोई बिल्डिंग। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो नीचे से शुरू होता है कि नहीं, तो ये बेस्ट एग्जांपल है। आगे देखते हैं क्या कहता है कि इन बॉटम अप स्ट्रेटजी वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी कि इसमें हम बॉटम से शुरू करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली मेजर कंपोनेंट्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम माइनर कंपोनेंट से शुरू करते हैं और मेजर तक जाते हैं उसको ऐड करते हुए, ठीक है ना। जैसे कि ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो हमने देखा टॉप डाउन डिज़ाइन, अब यहाँ पे हम नीचे से शुरू करेंगे, इशू, रिटर्न, फैसले, यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे, ये होता है बॉटम अप। यानी कि वैसा कोई सिस्टम होगा हमारे पास जिसमें हम ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम बॉटम अप। जैसे कि आप सुने होंगे बहुत बार, कोई व्यक्ति जो है वह बहुत नीचे से उठकर बड़ा व्यक्ति बनता है। पहले गरीब होता है और एक गांव का होता है, वहाँ से वो धीरे 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 आगे जाकर बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये बॉटम अप अप्रोच हो गया जो लगाता है, ठीक है। और कोई है जो टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि टॉप पे ऑलरेडी पहले से होता है, वो नीचे के चीज़ों को समझने के लिए अपने को क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका बॉटम अप में टॉप डाउन। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, चूँकि मैं पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे कि नरेंद्र मोदी, यह गरीब परिवार से उठते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री तक का पोस्ट हासिल किया, मेहनत करते हुए उन्होंने मेहनत किया। तो ये क्या है, यह आपका हो गया एक बॉटम अप अप्रोच। अब राहुल गांधी ऑलरेडी अमीर परिवार के हैं और वह क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे वह ग्राउंड लेवल तक आ रहे हैं, यानी लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हो गया बॉटम, ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 अप्रोच है। अगर देखते हैं यहाँ क्या कहता है कि इन बॉटम अप स्ट्रेटजी वी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड मूव अपवर्ड, यानी कि बॉटम से स्टार्ट करते हैं, हम अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है ना। दिस अप्रोच लीड्स टू ए स्टाइल ऑफ डिजाइन वेयर वी डिसाइड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मॉड्यूल टू प्रोवाइड लार्जर वन। यानी कि इसमें हम मॉड्यूल को कंबाइन करके एक बड़ा मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। To combine these to provide even larger ones and so one till we arrive at the one bigger, यानी कि हम इसको कंबाइन करके एक बिगर मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द होल ऑफ द डिजायर प्रोग्राम, और धीरे धीरे यही प्रोग्राम बन जाता है। दिस मॉड्यूल हैज़ वन वीकनेस, इसका एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है, कि वी नीड टू यूज अ लॉट ऑफ इंट्यूशन टू डिसाइड द फंक्शनलिटी दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मॉडल। यानी कि इसमें हमें इंट्यूशन का यूज करना पड़ता है बहुत सारा, कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इफ अ सिस्टम इज टू बी बिल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम दिस अप्रोच इज मोर सुटेबल। अगर कोई सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी, तब यह सिस्टम काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। नहीं, अगर नया सिस्टम के लिए क्या है, काफ़ी टेडियस हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्ट्रक्चर चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और इस वीडियो को अगर पसंद किए तो आप इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।